नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि रायबरेली से सामने आई है। यहां आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बचरवा में सीएससी का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण में सीएससी में हड़कंप मच गया है। इस दौरान साफ सफाई और डॉक्टर न होने पर नाराज हुए ब्रजेश पाठक और इसी के साथ ही अस्पताल में इस वक्त हड़कंप की स्थिति है। औचक निरीक्षण से सीएससी में इस वक्त हंगामा मच चुका है। आपको बता दें, ब्रजेश पाठक लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और इसी बीच अब वो पहुंचे हैं जहां पर साफ सफाई डॉक्टर न होने से नाराज ब्रजेश पाठक दिखाई दिए। रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। लगातार औचक निरीक्षण के दौरान यहां पर रायबरेली में पहुंचे ब्रजेश पाठक, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया सीएचसी में और तमाम खामियां जो वहां पर पाई गई उससे नाराज होकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए ब्रजेश पाठक नजर आए हैं। दरअसल औचक निरीक्षण पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रायबरेली पहुंचे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम शंकर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। ओम शंकर, आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खामियां थी वहां पर जो ब्रजेश पाठक ने वहां पर उनकी नजरों के सामने आई है और किस तरह की कार्रवाई की आगे बात कही गई? देखिए, अगर बात करी जाए डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जी की, तो वो बगैर किसी बताए प्राइवेट गाड़ी से अचानक बछावा सीएससी पहुंच गए हैं। उनके वहां पहुंचने पर पहले कोई उनको पहचान भी नहीं पाया, लेकिन जैसे ही लोगों ने पहचाना वहां सीएससी में हड़कंप मच गया है। उन्होंने बारीकी से हर कमरे का जाकर निरीक्षण किया, फाइलें चेक की, रजिस्टर पूरा चेक किया, अटेंडेंस रजिस्टर को देखा और गंदगी मिलने पर जो है वो फटकार लगाई और उनके आने की सूचना न सीएमओ को थी न जिला सूचना अधिकारी, यानी प्रशासन को किसी भी अधिकारी को उनके आने की सूचना नहीं थी, क्योंकि वो एक प्राइवेट गाड़ी से आए थे और वहां पर निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर साफ सफाई और गंदगी को लेकर जो है उन्होंने जो है वहां पर मौजूद अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कार्रवाई की एक तरह से उन्होंने धमकी भी दी है कि ओम शंकर, इस बीच कई डॉक्टर्स भी नदारद मिले हैं सीएचसी से, तो उनको लेकर क्या कुछ कार्रवाई सामने आई है? जी, अगर डॉक्टरों की बात करी है तो डॉक्टरों की मनमानी जो ये जिला मुख्यालय से दूर रूरल एरिया वाली सीएससी है, वहां पर अक्सर ये रहती है कि हफ्ते में 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, रजिस्टर में दस्तखत करके चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी शिकायत भी लोग ट्विटर के माध्यम से डिप्टी सीएम को कर चुके हैं कई बार। उसी के तहत अचानक इन्होंने छापा मारा और डॉक्टर अमन पटेल वहां पर मौजूद नहीं पाए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई है। तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है? नहीं, अब बछावा के बाद जो है वो उनकी लोकेशन अभी तक नहीं केस पास हो पा रही है कि वो किस सीएससी के निरीक्षण के लिए गए, जबकि है अभी वो जनपद में ही, क्योंकि वो प्राइवेट गाड़ी से है, उनके पीछे एक बोलेरो गाड़ी चल रही है। इस वजह से वो सरकारी गाड़ी जिस हिसाब से उन्होंने छोड़ा है, तो उनकी पहचान और गाड़ियों की पहचान के लिए अभी हालांकि स्वास्थ्य विभाग के लगभग जितनी भी सीएससी और जिला अस्पताल के मुख्यालय है, स्वास्थ्य सीमा ऑफिस है, सब में पूरा हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक मैं खुद यहाँ पर जिला अस्पताल में मौजूद हूँ, लेकिन जो है अभी तक उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही, कहाँ पर हैं। जी, ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि रायबरेली पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यहां पर एक सीएससी का निरीक्षण किया गया, जहां तमाम खामियों को लेकर कड़ी हिदायत अस्पताल कर्मचारियों को दे दी गई है और इसी के साथ ही इन खामियों को दूर करने के लिए भी आदेशित किया गया है। और इसी बीच आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वो भी बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से ही सामने आ रही है। रायबरेली से ये खबर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। महिला की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है और महिला की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरेनी थाना क्षेत्र के सूजीपुर गाँव की ये घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, अपराधियों के हौसले इस वक्त बुलंद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि रायबरेली में सरेआम एक महिला की हत्या कर दी गई और इस दौरान आरोपी बेखौफ होकर हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से ही फरार हो गए हैं। बहरहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है और अपराधियों की तलाश जारी है, लेकिन ये अपने आप में घटना जो है काफी सवालिया निशान खड़े करती है, क्योंकि सरेआम दिन दहाड़े इस महिला की हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के पीछे का कारण क्या कुछ रहा, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिन दहाड़े महिला की धारदार हथियार से
हत्या की गई और इसकी जो घटना है रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर अब हड़कंप का माहौल है। दहशत में है लोग, क्योंकि दिन दहाड़े महिला को कत्ल कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई और इसके बाद आरोपी बेखौफ होकर मौके से फरार हो गए। और अब आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां हिंदूवादी ने ताजमहल पर लड्डू बांटने पहुंचे और इसके बाद पुलिस ने हिंदूवादियों को बैरियर पर रोक दिया है। साथ ही उनकी तलाशी ली गई और तलाशियों में मिठाइयां बरामद हुई हैं, जिसके बाद पुलिस ने सभी को अंदर जाने से रोका। दरअसल आपको बता दें कि ताजमहल को लेकर दायर की गई याचिका पर हिंदूवादी खुशी जाहिर करने पहुंचे। देखिए, जिस प्रकार एक याचिका दायर की गई है और याचिका को सुनवाई के लिए डाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग तेजो महाले मानते हैं, जिस प्रकार हमारे प्रांत के अध्यक्ष मीना दिवाकर कई बार तेजो महाले में आरती कर चुकी हैं, तो हिंदूवादी संगठन लगातार तेजो महाले की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर याचिका दायर करके कम से कम एक उम्मीद आशा दिखाई दी गई है हमें। उसी के तहत हम लोगों ने आज यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि जहाँ एक मौलाना ये कहता है वाराणसी में ज्ञानरूपी मस्जिद में कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे और वीडियोग्राफी नहीं कराएंगे, वहीं अगर मिष्ठान वितरण कोर्ट के सम्मान में अगर मिठाई बांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको रोका जा रहा है, परमिशन मांगी जा रही है लड्डू बांटने परमिशन। तो ये ठीक नहीं है, और जबकि हम लोग लगातार लड़ाई होगी। देखिए, जिस प्रकार अब मथुरा की ओर रुख करेंगे, जहां गोवर्धन तहसील के गांव मथुरी कुंड में एक गरीब मजदूर ने सरकारी योजनाओं से अपने पैतृक संपत्ति में मछली पालन संचालित किया। इसमें गरीब मजदूर बेरोजगार ने 8,500 मछलियां अपने मजदूरी के पैसे से एकत्रित कर उसमें पालने के लिए डाली गई हैं। आपको बता दें कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, इसीलिए इन मछलियों को पाला गया। और वहीं पीड़ित ने यह बताया है कि अभी कुछ ही दिन पहले प्रधान के द्वारा मनरेगा की डाली गई कच्ची सड़क के ऊपर प्रधान और अन्य लोगों से कहासुनी हो गई, जिसके रंजिश के चलते उन्होंने तालाब में जहरीली दवाई डालकर सारी मछलियां मार डाली हैं। इस घटना की सूचना एसडीएम और थाने में दी गई है, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये मामला साहब ये है कि शासन के कहने से मैंने तालाब खुदवाया था। उस समय मैं अपने पैसा से इसमें मछलियाँ डाल दी, जिससे जो मेरी पैतृक ज़मीन है उसमें मैं बच्चों के लिए कुछ गेहूं अनाज पैदा करके पालन पोषण करता था। अब मेरी जो संपत्ति है मेरी इसमें बर्बाद हो गई। किसी आदमी के कहने से इन 2-3 आदमियों ने इसमें जहर डाल दिया। आज वो बर्बाद है और मेरा जो बच्चों का पालन पोषण करता था वो आर्थिक स्थिति मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई है और मेरी सहायता की जाए। और फ़ोन भी किया था हमने उनके लिए, लेकिन वो हमसे बोले कि आपका तालाब कहाँ है, कि आपका कोई पट्टा है या क्या है। थाना गोवर्धन में भी हमने इसके सापेक्ष सूचना दी है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी अधिकारी मौके पर मुआयना करने के लिए नहीं आए। आपने उनको बताया नहीं था सरकारी योजना के तहत में हमारा तालाब खुदा हुआ है? सारी चीज़ें हमने उनके लिए सब बताई गई है। अच्छा, फिर भी गुमराह कर रहे हैं एसडीएम वगैरह के। आपका पट्टा पूछ रहे हैं आपसे, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में तो दर्ज होगा ना वो। जी जी जी, अगर जब शायद एक चीज बताओ मनरेगा से खुदा है तो सरकारी रिकॉर्ड में तो दर्ज होगा ही होगा। जब मनरेगा से हमें तो दर्ज नहीं होगा तो वो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं होगा। तो इस संबंध में आप क्या चाहते हैं? इस संबंध में हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और हमारे साथ जो ऐसा कृत्य किसी व्यक्ति ने किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और अब खबर रायबरेली से है, जहां स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी देखने को मिली है। वहां इतनी गंदगी थी कि मरीजों के तीमारदार भी बीमार हो जाएं। तो वहीं बात की जाए अधीक्षक की, तो वो अपनी ड्यूटी के समय इस भीषण गर्मी को देखते हुए अपने कमरों में जाकर आराम फरमाते दिखे। दरअसल सीएचसी की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि वहां देखने वाला कोई नहीं, अधिकारी के साथ साथ कर्मचारी भी वहां नहीं रहते। अब देख सकते हैं ये वीडियो जो सामने आ रही है वो सीएचसी की है, जहां पर साफ तौर पर ये गंदगी दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही जो पशु हैं आवारा, वो भी अस्पताल के अंदर यहां पर नजर आ रहे हैं। और अब खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 21 मई को स्टेशन बम से उड़ाने की धमकी दी गई। साथ ही रुड़की स्टेशन अधीक्षक एक पत्र मिला है उन्हें, जहां पर यह धमकी लिखी हुई थी। इस पत्र में बरेली समेत कई और स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया गया। ये धमकी भरा पत्र मिला है। दरअसल उसमें लिखा हुआ है कि भाई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। हम इस विषय पर सारा अपना स्टाफ सतर्क कर दिया गया है और बीडीएस भी हमने बुलवाया है। अभी पूरे स्टेशन की चेकिंग करवाने वाले हैं हम।
और पूरे स्टाफ को हाई अलर्ट रखा हुआ है हमने। ये धमकी भरा पत्र। और अब बढ़ेंगे ओखला की तरफ, जहां ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने शाहीन बाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एमसीडी यहां पर राजनीति करने आई है। इधर कुछ लोग रोते हुए और बिलखते हुए दिखे। उनका डर था कि कहीं उनकी दुकानों और झुग्गियों पर बुलडोजर न चल जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में ये घटना देखने को मिली है, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए पहुंचे थे एमसीडी, और यहां शाहीन बाग में सोमवार को ही बुलडोजर लेकर पहुंचे और इसके बाद लोग खुद ही अतिक्रमण हटाने लगे। ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने बताया है कि जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण था, लोगों ने उसे खुद ही हटा लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर कोई अतिक्रमण है ही नहीं और जहां पर है वो खुद हटवाएंगे। बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान भी मौके पर पहुंचे, जहां उनका कहना है कि एमसीडी बताए कि अतिक्रमण है कहां। इलाके में जो अतिक्रमण था उसे हटा दिया गया है। और राजस्थान के उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर से पहले आज कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक होगी। यहां पर सीडब्ल्यूसी की बैठक आज होगी, जहां पर शाम को 4:30 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक की जाएगी। इस बैठक में चिंतन शिविर के एजेंडे के साथ साथ पार्टी की भविष्य की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। कांग्रेस ने पिछले महीने ही दरअसल ये घोषणा की थी कि 13 और 15 मई तक 3 दिवसीय चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर के पार्टी नेता आंतरिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने के लिए समाधान सुझाएंगे। इस शिविर में पार्टी के करीब 400 शीर्ष नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है। साथ ही कांग्रेस कार्य समिति में शामिल इन नेताओं के अलावा संसद सदस्य, प्रदेश प्रभारी, महासचिव और प्रदेश अध्यक्षों समेत कई वरिष्ठ नेता चिंतन शिविर में भाग लेंगे। इससे पहले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सुझावों पर विचार करने के कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस ने घोषणा की थी कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के मकसद से एक विशेषाधिकार प्राप्त कार्य समूह 2024 का गठन किया जाएगा। किशोर ने बाद में पार्टी में शामिल होने पर और पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार करने के कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कांग्रेस ने इस साल के अंत में ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के अलावा 2023 में अन्य राज्यों के चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रविवार को विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी फ्लैग लटके मिले थे, जहां पुलिस ने इस मामले में अब सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपवंत सिंह पन्नू के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने राज्य में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और प्रतिबंधित संगठनों द्वारा 6 जून को खालिस्तान जनमत संग्रह दिवस की घोषणा का हवाला देते हुए राज्य की सीमा को सील करने और राज्यव्यापी सुरक्षा को बढ़ाने के आदेश दिए। पुलिस ने कहा है कि सीमा की सीलिंग का मतलब है कि वाहनों और पहाड़ी राज्यों में प्रवेश करने वाले लोगों की कड़ी जांच होगी। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कुंडू ने यह भी कहा कि पन्नू पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 13 और भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 153B के अलावा HP ओपन प्लेसेस की धारा 3 के तहत मुख्य आरोपी के रूप में मामला दर्ज किया गया है, जबकि यूपीए की धारा 13 आतंकी कृत्यों को उकसाने या उकसाने से अपराध से संबंधित होती है। आईपीसी की धारा 153A और 153B सांप्रदायिक या सांप्रदायिक विभाजन और दुश्मनी को बढ़ावा देने के अपराधों से संबंधित है। आपको यह भी बता दें कि कुंडू ने कहा है कि कांगड़ा जिले की धर्मशाला तहसील के अंतर्गत कानेड़ गांव के रामचंद उर्फ अजय कुमार की शिकायत पर पन्नू और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। एक बयान में डीजीपी ने यह भी कहा कि गुरपवंत सिंह पन्नू को मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। धर्मशाला थाने में अब यह मामला दर्ज किया गया है। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक दुखद घटना हो गई है, जहां घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जा रहे पुलिस कांस्टेबल की बाइक अवारा सांड से टकरा गई। इसमें कांस्टेबल और घायल व्यक्ति दोनों की ही मौत हो गई है। ये घटना शनिवार की देर रात की है, जब एक निजी विश्वविद्यालय के छात्रों के 2 गुटों में भोजनालय के बाहर आपस में मारपीट हो गई थी। इसी विवाद के चलते सुयश नाम का एक शख्स और आलोक घायल हो गए। इस घटना की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्णेंदु सिंह ने दी और कहा कि सुयश की विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ समूह के साथ एक दुश्मनी थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद उन छात्रों से सुयश का एक विवाद हुआ, जिसमें दोनों ही पक्षों के बीच मारपीट हो गई।
इस घटना में घायल सुयश और आलोक को अस्पताल ले जाया गया, जहां सुयश ने दम तोड़ दिया है। तो वहीं दूसरे घायल को अस्पताल ले जाने वाले आरक्षक राजकुमार पांडे लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गए। अब पाकिस्तान के बिगड़ते हालात चीन के लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। आर्थिक तंगी के बीच कभी सियासी उठापटक तो कभी आतंकी हमले, ये तमाम घटनाएं चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी पलीता लगाती नजर आ रही हैं। $60 बिलियन की ये मेगा प्रोजेक्ट अपने तय समय से काफी पीछे चल रही है और इसके 15 में से सिर्फ 3 प्रोजेक्ट ही पूरे हो पाए हैं। इस प्रोजेक्ट में देरी के बीच सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। बीते 26 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी के बाहर एक बलोच महिला ने आत्मघाती हमला किया था, जिसमें चीन के लोगों को टारगेट किया गया था। इस हमले में चीन के 3 शिक्षकों की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान में मौजूद चीन के लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और अब पाकिस्तान के अंदर से ही इस तरह की आवाज उठी है। तो वहीं पाकिस्तान के एक वरिष्ठ नेता मुशाहिद हुसैन ने कहा है कि कराची हमले के बाद अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम पर चीन का भरोसा कम हो गया है। चीन के नागरिकों और प्रोजेक्ट की सुरक्षा को लेकर भी अब गहरा धक्का लगा है। मुशाहिद हुसैन ने आगे कहा कि चीन में इसे लेकर गहरी चिंता है और आपको बता दें कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर यह तीसरा बड़ा हमला था। और इसी बीच कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे समेत उनके रिश्तेदारों की 23 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। तकरीबन 67 करोड़ की इन संपत्तियों पर कानपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। इससे पहले विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को भी भू माफिया घोषित किया जा चुका है। तो वहीं एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे और उसके करीबियों पर कानूनी शिकंजा कसने के बाद प्रशासन अब उसके आर्थिक साम्राज्य को भी खत्म करने में लगा है। दरअसल गैंगस्टर के बिकरू गांव से लेकर चौबेपुर, कानपुर देहात और लखनऊ में विकास दुबे समेत उसके रिश्तेदारों की 13 अचल और 10 चल संपत्तियों को प्रशासन ने जब्त किया है। जब्त की गई इन संपत्तियों की कीमत लगभग 67 करोड़ बताई जा रही है। तो वहीं अचल संपत्तियों में विकास दुबे और उसके मददगार रिश्तेदारों के मकान, दुकान और कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं। कानपुर के एसपी आउटर अजीत सिन्हा की रिपोर्ट पर डीएम कानपुर ने इन संपत्तियों को अटैच किया है और अब इन संपत्तियों पर तहसीलदार स्तर का अधिकारी बताकर बतौर रिसीव तैनात किया गया है। साथ ही कानपुर देहात और लखनऊ की संपत्तियों पर रिसीवर बैठाने के लिए जिलों को पत्र भेजा जाएगा।